साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे, एकदम बेहतर, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद सभी अपनी तैयारी में एक जबरदस्त और बेहतरीन वाले अंदाज में जुटे हुए होंगे। उम्मीद है बड़े अच्छे से आप सभी के सभी विषयों की तैयारी चल रही होगी। और चूंकि आप सभी एक फाउंडेशन बैच में हैं तो कंटेंट आप सभी को ज़्यादा ही मिलेगा और ये बड़ा ज़रूरी भी है। मतलब अगर आप जड़ से किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपने पढ़ के देखा भी होगा ऊपर ऊपर से सरफेशियल स्टडी करके, तो वहाँ पे ना हमें टॉपिक तो मिल जाते हैं, कंटेंट तो मिल जाता है, लेकिन जब बात आती है तो एक समान चीज़ों में अंतर करने की हमारे साथ मुश्किलें आ जाती हैं। मतलब जब हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, आप नए नहीं हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम दो शब्दों को मिला के पढ़ रहे होते हैं कि ये है तो इसका उत्तर ये है, जबकि उससे जो आप उत्तर कर रहे हैं उसी के जैसे और 10 सवाल बन सकते हैं। तो हमारे लिए 10 सवाल का उत्तर एक ही होता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप बाकी के 9 सवालों को पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप गहराई में नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है, अगर आप किसी भी विषय को पढ़ें तो आप उसको एक बार तो कम से कम ऐसा पढ़ लें कि भाई अब इससे ज्यादा इस सब्जेक्ट में नहीं बचा और किसी भी परीक्षा के लिए मेरा ये विषय तो तैयार हो ही गया है। तो साथियों, फिजिक्स को हमने लगभग उसी के आसपास क्लासेस थी, 80 क्लासेस थी, 80 क्लासेस के आसपास में हमने खत्म कर लिया था। हम बात कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच की, और जैसा आप सभी से प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल गहराई में पढ़ेंगे, फाउंडेशन में पढ़ेंगे, और ये प्रॉमिस भी था कि उसके बाद में रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बिल्कुल आपको रेलवे के लिए किसी और अब एग्जाम के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी क्रम में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। और आपको शुरुआत में ही ये बात बताई गई थी कि जो हमारा रेल फाउंडेशन बैच है, इसमें केमिस्ट्री का हाफ पोर्शन मैम कराएंगी, भावना मैम, और हाफ पोर्शन मैं कराऊंगा। तो अब देखिए, आज से हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे और लगभग केमिस्ट्री में 9 चैप्टर हैं आपके, जिनमें से 5 चैप्टर आपको मैं करवा रहा हूँगा और 4 चैप्टर आपको मैम करा रही होंगी। 9th और 10th लेवल की पूरी केमिस्ट्री रहने वाली है। तो अभी मैं आपको आज बताऊंगा कि ये तमाम चीज़ें केमिस्ट्री में अब हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। आपका सवाल होगा कि कितने दिनों में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। बीच बीच में आपका सवाल बहुत बार आएगा कि केमिस्ट्री कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप न्यूनतम 1.5 महीना मानकर चलिए, यानी कि आप लगभग ये मानिए कि 10 मई के आसपास तक आपका केमिस्ट्री भी पूरी खत्म हो चुकी होगी। लेकिन अब आपको देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स खत्म हो गई है तो उसकी कॉपी को बंद करके और बैठ जाना है, नहीं। हर शनिवार रविवार उसके चैप्टर्स का रिवीजन करिए, उसके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। भाई मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ रही हैं जिनमें आप सभी को हाल ही में हुई परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो कोई ऐसी बुक उठा लीजिए जिसमें सारी परीक्षाओं के क्वेश्चंस हों, चाहे वो आपकी एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई है इसकी भी आंसर की आ गई है अब तो, चाहे एनटीपीसी की हो, टेक्नीशियन की हो, एएलपी की हो, सभी परीक्षाओं के क्वेश्चंस को करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखिए, आप सभी के बहुत सारे मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं केमिस्ट्री को लेके, मैं समझ सकता हूं। जैसे आप सभी का एक वंश भाई का कमेंट है, फिजिक्स जैसी टेढ़ी खीर को आपने हलवा बना दिया। तो आप सभी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस केमिस्ट्री को लेकर भी हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो आराम से समझ में नहीं आती है, या आप कहें एक स्लोगन केमिस्ट्री के लिए है कि केमिस्ट्री बेवफा, सुबह को पढ़ी दिन में सफा, रात को पढ़ी दिन में सफा। तो उम्मीद है आप जरूर ऐसी उम्मीद कर रहे होंगे कि जिस तरीके से हमने फिजिक्स को हंसी मजाक में, मस्ती मजाक में, बढ़िया तरीके से समझने वाले अंदाज में ऐसे सीखा कि वो सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो गई, ऐसी ही उम्मीद आप सभी की केमिस्ट्री में भी होगी। देखिए, मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम केमिस्ट्री को उसी अंदाज में पढ़ें जिस अंदाज में हमने फिजिक्स को पढ़ा है। तो आज तो हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे, आपको मैं ये समझा दूं कि कितना पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या उसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम पहले चैप्टर का एक आधा टॉपिक भी कवर करेंगे। तो पहले आप सारे सिलेबस को समझिए, क्योंकि सिलेबस को यहाँ देखिए, मैं अब जो बात कहता रहूँ आप ये ना कहें कि सिलेबस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो मैं कहता हूँ अब उसको एक्सेप्ट करते रहिएगा। आपको इतना तो भरोसा हो गया होगा कि ये आदमी जो भी कराता है वो इसीलिए ताकि चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, ये सिर्फ सिलेबस है, इसको नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसलिए मैं इसको बस पीडीएफ से लाया हूँ। इससे कोई कंक्लूजन ना निकालें कि पीडीएफ से पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। आपका पहला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 1, जो हमें पढ़ना है मैटर इन अवर सराउंडिंग एन ओवरव्यू। ये इंग्लिश वाले देख लो, फिर मैं हिंदी वाले साथियों को भी बताऊंगा।
यानी हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास क्या क्या मैटर्स हैं। मैटर का मतलब ये नहीं है कि भाई मैटर हो गया, लियो रे लियो, मोटरसाइकिल उठा के ला भाई मैटर हो गया यार इधर, तो नहीं। मैटर में ये सारी चीजें आती हैं, जो भी आप सॉलिड देखते हो, लिक्विड देखते हो, गैस देखते हो, और भी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सारी की सारी चीजें मैटर में आती हैं। मतलब जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, बताइए आपके आसपास कमरे में क्या है। जैसे मैं अगर अपने कमरे में बताऊं तो सामने एक घड़ी है, सामने एक एलईडी है, कैमरा है, माउस है, सीपीयू रखा हुआ है, हरीश भाई बैठे हैं, मैं खड़ा हुआ हूं, बोर्ड है, पानी की बोतल है, ग्लास है। ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं? मैटर में आ जाते हैं। एक बड़ा कंफ्यूजन हमारे साथ होता है कि मैटर क्या है, फिर ये पार्टिकल क्या है, फिर ये एटम मॉलिक्यूल क्या है, फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है। देखिए ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। आपने इनको इकट्ठा कभी पढ़ा ही नहीं, आपने इन सबको अलग अलग पढ़ा, इसलिए आपको चीजें समझ में नहीं आई। मैं बात कर रहा हूं बहुत सारे साथी पदार्थ में, अणु परमाणु में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, द्रव्य में, इन सब में बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप सभी ने इनको कहीं द्रव्य को पढ़ लिया, कहीं परमाणु को पढ़ लिया, कहीं इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हो, कहीं न्यूट्रॉन पढ़ रहे हो, जबकि सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इन्हें एक ही जगह पढ़ें। प्रॉमिस रहेगा ये चैप्टर आपको वही सिखाएगा कि व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है। मैटर के बाद पार्टिकल क्या है, मैं अभी हिंदी में भी समझाऊंगा। मैटर क्या है, पार्टिकल क्या है, मैटर्स को अलग अलग कैसे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे आप सॉलिड पढ़ते हो, लिक्विड पढ़ते हो, गैस पढ़ते हो। स्टेट्स क्या होती हैं मैटर की, स्टेट्स चेंज कैसे होती हैं। एक सॉलिड लिक्विड में भी बदल जाता है, लिक्विड गैस में भी बदल जाता है। हालांकि हमने हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में स्टेट चेंज को पढ़ा था, लेकिन देखिए स्टेट चेंज दो तरीके से होती है। फिजिकल स्टेट चेंज होती है, केमिकल स्टेट चेंज होती है। तो वहां पर फिजिक्स में हमने फिजिकल पढ़ी थी, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम केमिकल स्टेट चेंज। कुछ चीजें समान होंगी और थोड़ी सी चीजें बहुत अलग होंगी। यहां पर हम केमिस्ट्री का पर्सपेक्टिव ज्यादा लेकर चलेंगे। चूंकि फिजिक्स में आप पढ़ के आए हो, इसीलिए मैं कहता हूं अच्छे से रिवाइज करके आना, तो आपके लिए चीजें और भी आसान बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टेट चेंज पर प्रेशर का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक बार हिंदी वाले साथी देखेंगे, चैप्टर का नाम रहेगा हमारे आसपास का पदार्थ। उसमें हम देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। मतलब कुछ ऐसे शब्द है ना जो हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं। पदार्थ क्या है, कण क्या होते हैं, उसके बाद पदार्थों का वर्गीकरण कैसे होता है, भौतिक प्रकृति क्या होती है, रासायनिक प्रकृति क्या होती है, पदार्थों में ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या होते हैं, और तापमान और दाब का क्या इनके अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो पूरा का पूरा समझने पे रहेगा मैटर को। मैटर क्या हो गया है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, अणु परमाणु क्या होते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे चलेंगे हम। तो दूसरे पार्ट में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो भी पदार्थ हमारे आसपास हैं, ये शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। देखिए हर चीज को मैंने एक चेन बना के लिंक किया है। पहले हम पदार्थ को समझ लेंगे, फिर दूसरा पार्ट इस बात पर आधारित होगा कि पदार्थ हमारे आसपास का शुद्ध है या अशुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध की पहचान कैसे की जाती है, क्या क्या वो विधियां होती हैं जिनसे हम एक पदार्थ के बीच में अंतर करेंगे कि भैया ये इस बोतल में जो पानी भरा हुआ है ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इस चैप्टर में हम तमाम यही चीज सीखेंगे कि अगर आप किसी सब्सटेंस को प्योर कह रहे हैं तो वो क्या है, और अगर आप किसी सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। ये शब्द ऐसे हैं ना जिनमें हम अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, लगभग लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसा कुछ नहीं है, सबके बीच में एक डिफरेंस है और वहीं से सवाल बनता है। आगे पूछेगा कि अगर कोई मिक्सचर है तो उसका सेपरेशन कैसे होता है। बहुत सारी विधियां आपने सेपरेशन की पढ़ी होंगी, जैसे फिल्ट्रेशन पढ़ी होगी, डिस्टिलेशन पढ़ी होगी, क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी होगी, इवापोरेशन पढ़ा होगा। उसके अलावा उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कौन फिजिकल चेंजेस होते हैं, कौन केमिकल चेंजेस होते हैं। अगर हिंदी में हम देखें तो हम ये पढ़ेंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अच्छा ये शब्द आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, फटाफट एक बार बताइए। भवानी भाई, फिजिक्स का कोई एक आधा क्वेश्चन कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको लिख लीजिए। अब एक काम कर लेंगे हम कि जब केमिस्ट्री खत्म हम कर रहे होंगे तो मैं 2 3 4 क्लास ऐसी लगाऊंगा कि आपके जो भी डाउट हैं फिजिक्स से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड आप उन्हें वहां पे तब कवर कर लीजिएगा। अब चूंकि मैं बीच में तो उन चीज़ों को नहीं स्टार्ट कर सकता क्योंकि एक फ्लो टूट जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा आप लिखते चलिए जो भी किसी की कुछ चीज़ें हैं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा हमारा सिलेबस, 2 3 4 एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, मैं आपका कंप्लीट करा के जाऊंगा। ठीक है,
तो तत्व और यौगिक ऐसे शब्द हमने सुने होंगे, अणु परमाणु ऐसे शब्द हमने जरूर सुने होंगे, लेकिन बहुत गहराई में जाकर हमें कभी ये समझ नहीं आ पाया कि एक अणु क्या होता है, एक परमाणु क्या होता है, कैसे एक अणु को कहते हैं, क्या एक परमाणु को कहते हैं, फिर इनका क्या लेना देना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। तो इन तमाम चीजों के बारे में एक संबंध जो हम पढ़ेंगे वो इस दूसरे चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि क्या हमारे आसपास के तत्व शुद्ध हैं। तत्व पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे, उसके अलावा मिश्रणों के बारे में पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, जिसमें निलंबन आता है, कोलाइड आता है, विलंबन आता है, मिश्रण और उनके प्रकारों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मिश्रणों के पृथक्करण की यानी मिश्रणों को अलग करने की अलग अलग विधियों की चर्चा करेंगे, जिनमें आपकी निस्पंदन रहेगी, आसवन रहेगी, वाष्पीकरण रहेगी, चुंबकीय पृथक्करण रहेगी। तो कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि जो हमारे आसपास का पदार्थ है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, अगर उसमें कुछ अशुद्धियां मिली हुई हैं तो उनको कैसे कैसे हम अलग करेंगे। ये हो जाएगा आपका दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर। अब साथियों इसके बाद हम जो तीसरे चैप्टर पर चलेंगे बड़ा ही मजेदार चैप्टर हमारा रहेगा, और इसमें हम ये देखेंगे कि देखिए अगर मैं आपको मोटा माटी बताऊं अभी, वैसे तो आप पूरे चैप्टर में ही समझोगे कि जैसे ये मान लीजिए पानी की बोतल है, मैं इसको कह रहा हूं मैटर, मोटा माटी, वो हम चैप्टरों में पढ़ेंगे। मैटर, मैटर मिलकर बना होता है पार्टिकल्स से, यानी कि पदार्थ मिलकर बना होता है कणों से, और एक कण मिलकर बना होता है अणु और परमाणुओं से। यानी कि सबसे पहले कौन है? मैटर। ये तो हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी तो बिल्कुल फ्री हैंड पढ़िए। मैटर, मैटर के बाद पार्टिकल आएगा, पार्टिकल किससे मिलकर बना होता है? अणु और परमाणुओं से। और भी हम देखें तो पहले अणु आता है, फिर परमाणु आता है, और फिर परमाणु के नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर अब हम कण समझ लिया, अब कण के अंदर चलेंगे, और कण के अंदर हम सीख रहे होंगे कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यानी कि अणु और परमाणु क्या होते हैं। तमाम अणु और परमाणुओं के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। यानी कि देखिए कहानी कुछ ऐसे चलेगी, आपको एक बहुत अच्छे से क्रम अगर समझना हो तो इजीली आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो भी कुछ हमें दिख रहा है उसको हमने मैटर कहा। मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से, यानी कि कणों से, उसको हमने कण कह दिया। उसके बाद कण किससे मिलकर बने हैं? कण मिलकर बनते हैं अणुओं से, अणु यानी कि मॉलिक्यूल कह दिया। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है? परमाणु से, अणु से भी छोटा है परमाणु, यानी कि हमने उसको एटम कह दिया। एटम के अंदर कौन है? एटम के अंदर है नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो मतलब ये सारे चैप्टर्स हैं, इतनी खूबसूरती से इस क्रम को हमने बनाया है ताकि आपको चीजें ना सीक्वेंस में समझ में आए। आप पहले क्या करते हैं, कहीं इस चीज को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस चीज को पढ़ेंगे। अरे भाई पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, तब ये पढ़ना चाहिए। तो आपका पहला जो चैप्टर है वो इस बात के बारे में जानने में रहेगा, मैटर क्या है। दूसरा चैप्टर आपका इस बात के बारे में जानने में रहेगा, पार्टिकल क्या है। तीसरा चैप्टर आपका इस बात पे फोकस करेगा, एक सेकेंड, इस बात पे फोकस करेगा कि अणु और परमाणु क्या है। चौथे चैप्टर में आप स्पेशली परमाणु के अंदर चलोगे, और भी देखो चौथे चैप्टर की गहराई में आप परमाणु के बारे में चलोगे, सेपरेटली एटम्स के बारे में पढ़ोगे। तो अभी हम तीसरे चैप्टर पर चल रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा था कि हमें पढ़ना रहेगा एटम और मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु। इन दोनों नामों में भी हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या अणु होता है, क्या परमाणु होता है। अगर आप जल का अणु कहें या जल का परमाणु कहें, वाटर का एटम कहें या मॉलिक्यूल कहें, तो दोनों में क्या फर्क है, ये शायद हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। जरा बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अणु और परमाणु में एक अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल क्लियर अंतर, जिसको मैं अपनी भाषा में क्रिस्टल क्लियर कहता हूं। तो अणु और परमाणु में हमें यह समझना पड़ेगा, कुछ नियम आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रहेगा, मोल कंसेप्ट रहेगा, यहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी रहेगी, एटम और मोलर मास रहेगा, केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं, एच वाटर का जो फॉर्मूला है ये H2O ही क्यों है, HO क्यों नहीं है, कोई भी फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। अगर मान लीजिए हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन डबल में ही क्यों चलता है, सिंगल में क्यों नहीं चलता है। ठीक है, तो इस तरह का हमें ये चैप्टर पढ़ना रहेगा, एटम एंड मॉलिक्यूल। हिंदी वाले साथी देखेंगे हमें पढ़ना पड़ेगा परमाणु और अणु के बारे में,
कुछ बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जिनमें आपका द्रव्यमान का संरक्षण नियम है, डाल्टन साहब का सिद्धांत है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आपकी रहेंगी द्रव्यमान सूत्र और गणना के बारे में, और यहाँ पे हम मोल कंसेप्ट को पढ़ेंगे जिसमें आपका मोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कितने मोल होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगला चैप्टर, ये 3 चैप्टर हो गए। अब थोड़ा सा हम और परमाणु के अंदर चले जाएंगे, और परमाणु के अंदर मतलब एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक बहुत खूबसूरती परमाणु के अंदर आपको नजर आएगी। मतलब आप देखोगे ना, अब तो आप फिजिक्स पढ़ के आ चुके हो, बस फिजिक्स के सारे तथ्यों को दिमाग में रखना। मैं जब फिजिक्स को केमिस्ट्री के तथ्यों से जोड़ू ना, आपको भाई मजा आ जाएगा। आप देखोगे कि जो ना नियम इतने भारी भरकम पिंडों के बीच में लग रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण में जो हमने पढ़ा था कि कैसे सारे ग्रह एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वही नियम एक छुटकू से परमाणु के अंदर लग रहे हैं। और वो परमाणु जिसे आप नंगी आंखों छोड़िए, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता है हमें, परमाणु एटम नहीं दिखते हैं। तो एटम होता क्या है, परमाणु क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, यहां पे हम स्पेशली अंदर चलेंगे। इलेक्ट्रॉनों के बारे में, प्रोटॉनों के बारे में, न्यूट्रॉनों के बारे में समझ रहे होंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे ऑर्बिट, शेल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीजों को समझेंगे। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि परमाणु के बारे में किसी वैज्ञानिक ने पहली बार ही जो बता दिया होगा वो सही बता दिया होगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, वो सारे के सारे सिद्धांत गलत थे। किस वैज्ञानिक ने सही सिद्धांत दिया? नील बोर साहब ने सही सिद्धांत दिया। तो बोर साहब ने क्या बताया उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले डाल्टन साहब ने बताया, थॉमसन साहब ने बताया, लेकिन वो सारे गलत सिद्धांत थे। रदरफोर्ड साहब ने भी बताया, वो थोड़ा सा ठीक सिद्धांत था लेकिन उतना नहीं। सबसे परफेक्ट जो बताया वो बोर साहब ने बताया। फिर बोर साहब की थ्योरी को हम पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने चीजें गलत बताई हैं उनका कोई योगदान नहीं है। अरे भाई, इन्होंने गलत बताई हैं तभी तो लोगों ने उनको सही किया है। अगर वो गलत ही ना होती तो सही कौन कैसे कर देता। इसलिए गलत से भी सिलेबस से सवाल आते हैं कि भाई इन्होंने जो बताया था बताओ गलत क्या बताया था, ताकि उसको बाद में सही किया गया। तो ये हो गया आपका परमाणु को समझने की बात हो गई, परमाणु की संरचना, जिसमें हम उसके कणों के अंदर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोर साहब के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे और मॉडल्स के बारे में बात कर रहे होंगे। उसके बाद एक और चैप्टर आपका रहेगा, ये 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं। एक 5वां चैप्टर रहेगा केमिकल रिएक्शन, जिसमें आप सभी सीख रहे होंगे कि एक केमिकल रिएक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है। अगर मान लीजिए आप एक HCl के साथ में कुछ भी मिला रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके साथ में कुछ भी मिला रहे हैं, तो यहां पे फाइनली बनेगा क्या? बहुत बार आप इनको रट रहे होते हैं कि HCl में ये मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा और ये चीज रिलीज हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन्हें बहुत ज्यादा हम ना रटें, जैसे हमने फिजिक्स में कोशिश की है। यही कोशिश हमारी एक केमिस्ट्री में रहेगी कि इन सभी रिएक्शंस को, इन सभी अभिक्रियाओं को रटा ना जाए, बजाय इसके कि इनको हम समझने पे जोर दें ज्यादा से ज्यादा कि कैसे ये एग्जीक्यूट होती हैं और कैसे ये बनती हैं। ठीक है जी, तो यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो केमिस्ट्री के सिलेबस को लेके? ये 5 चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद के देखिए कौन कौन से 5 चैप्टर हैं जो मैडम आपको पढ़ाएंगी। बाकी बहुत सारी चीजें आप सोच रहे होंगे कि छूटी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें छूटी हुई हैं, और भावना मैम आपको कौन कौन सी चीजें कराएंगी ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो चैप्टर्स आपके रहेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये मैम आपको कराएंगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये मैम आपको कराएंगी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये मैडम आपको कराएंगी, जिसमें आप तमाम कार्बन आदि के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद एक और चैप्टर आपका बचेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब मैम उन चीजों को कैसे बताती हैं आपको, एक बार सिलेबस को वो आप देख लीजिएगा। लेकिन रहेंगे ये 4 चैप्टर, 5 चैप्टर मैं कराऊंगा आपको और 4 चैप्टर मैडम करा रही होंगी। मैंने आपको 4 चैप्टर अच्छे से बता दिए हैं और मैंने एक सीक्वेंस में चैप्टर लिए हैं ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत अपनी कर लेते हैं, और चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थों का वर्गीकरण। ऐसे ही मैं एनसीईआरटी को बेस बना रहा हूं, और एनसीईआरटी में जो हमारा नाम दिया है उस चैप्टर का, ये दिया है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो इसी का हम यही नाम लिखेंगे, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हिंदी में जो मैंने यहां लिखा है, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ।
देखिए हम ना टॉपिक वाइज नहीं चल रहे हैं, हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे और केवल 4 चैप्टर हैं। इसलिए अगर मैं आपको चैप्टरों के अंदर पढ़ाना शुरू करूं, अंदर आपको पहले से ही फोल्डर बनवा के दिखाऊं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं यूनिट वाइज चलूंगा। मतलब ये मान लो कि 4 यूनिट हैं, आपकी 5 यूनिट हैं, 1.5 महीने में कंप्लीट होंगी। तो हर एक यूनिट को कंप्लीट होने में लगभग आपका 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का समय लगेगा। तो ये मत कहना कि भैया ये जैसे अब चैप्टर हमने शुरू किया 3 दिन बाद ही कहना शुरू कर दो भैया ये चैप्टर कब खत्म होगा, भैया ये चैप्टर कब खत्म होगा। ये आतंक मत काटना, नहीं तो फिर चैप्टरों के अंदर ना हम टॉपिकों के नाम हेडिंग में डलवाना शुरू कर देते हैं और वो कंफर्टेबल नहीं होता है, उससे एक पता नहीं लग पाता कि कितना सिलेबस बचा है, कितना कंप्लीट हो गया है। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ ही चलें। केवल 5 चैप्टर करने हैं और 5 चैप्टरों के अंदर बड़ी गहराई है। अभी आपको लग रहा होगा केवल 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर नहीं है, ये 5 यूनिट्स हैं। इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। बाकी किताबों में जैसे आपने अणु के नाम पे एक चैप्टर देखा होगा, परमाणु के नाम पे अलग चैप्टर देखा होगा, वैसा नहीं करेंगे। एक यूनिट उठाएंगे और उसके अंदर जितने टॉपिक होंगे, जितने चैप्टर्स होंगे, उनके अंदर हम चलते चलेंगे। ठीक है, थंबनेल पर जो लिखा हुआ है उसको मैं चेंज करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा ये जानना इस चैप्टर में कि मैटर क्या है। आखिर आप जिस शब्द का नाम ले रहे होते हैं पदार्थ, वो है क्या, किस चीज को आप पदार्थ कह रहे होते हो, व्हाट इज द मैटर। मैटर वो नहीं आपके वाला, बार बार आपका ध्यान उसी पे जा रहा होगा कि भाई क्या मैटर हो गया। मैटर यानी कि पदार्थ। अच्छा आप बताइए, आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि मैटर क्या है? आप क्या मैटर की भाषा देते हैं, क्या मैटर की परिभाषा देते हैं? आपके हिसाब से मैटर क्या है? सर बेसिक मत करना। अरे नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो यार, फाउंडेशन बैच है, इसमें तो बच्चे बिल्कुल ये उम्मीद करके आए हुए बैठे हैं कि उन्होंने शायद आज तक नहीं पढ़ी हो केमिस्ट्री, यहाँ 0 से शुरुआत कर रहे हैं। फिर बेसिक कौन पढ़ाएगा उन्हें, बताइए। तो पहले उत्तर आना शुरू हो गया है। खुशी कहते हैं एवरीथिंग दैट वी सी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो जाएगा भाई ऋषिकेश, बिल्कुल हो जाएगा। हिंदी में लिखा करो। अरे भाई यार अभी तक तुम इतना ही नहीं समझ पाए भाई, दोनों भाषाओं में लिखना रहेगा यार, जरूरी है दोनों भाषाओं में। अब मत देखो ना इंग्लिश को, क्या समस्या है, इतनी सी चीज इग्नोर नहीं कर पा रहे हो जिंदगी में, कैसे बढ़ोगे यार। बहुत बढ़िया। तो जो चीजें जगह घेरती हैं वो मैटर कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं या पदार्थ कहलाती हैं। बहुत अच्छी बात है। जो स्थान घेरता है, महसूस होता है, जिसमें एग्जाम्पल है जल, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखिए बहुत शानदार परिभाषा आप सभी ने बताई है और परिभाषा होती भी यही है कि मैटर हर वो चीज है जो जगह घेरती है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैटर हर वो चीज है जो जगह घेर रही है। अब आपके आसपास की वस्तुओं का एक बार नाम तो बताइए कि कौन सी ऐसी वस्तु आपको नजर आ रही है जो जगह घेर रही है, फटाफट से एक बार बताइए। ऑल थिंग्स आर मैटर, आप ऐसे परिभाषा लिखिए कि जो भी चीज जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। अपने आसपास के आसपास चीजों के नाम बताइए एक बार। तो जो भी वस्तु स्थान घेरती है, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो वस्तु जो जगह घेरती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वही मैटर कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई बच्चे बता रहे हैं भाई मेरे पास फोन है, लैपटॉप, मोबाइल, टेबल, बेड है, चीनी वाटर सॉइल है, मेरा पेन है, एयर है, चेयर टेबल है, मोबाइल पेन पेज स्टैंड बॉटल है, क्लॉक है, कूलर है। तो ये सभी चीजें जो जगह घेर पा रही हैं। अभी हम ठोस द्रव गैस किसी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्यूमुलेटिवली बात कर रहा हूं कि हर वो जगह जो जगह घेर रही है उसको हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब देखिए अगर हम बहुत पहले से चलें तो हमारे तमाम जो धर्मों के ग्रंथ हैं उन सभी में पदार्थ को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो भगवान शब्द जो बनाया जाता है वो उन 5 तत्वों से ही बनाया जाता है। पहले के समय में, यहां से नोट नहीं करना, जो नोट करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ये नोट करना रहेगा, अब जो मैं समझाऊंगा उसे नोट नहीं करना। तो हम पुराने समय में जो शब्द कहते हैं भगवान, तो ऋषि मुनियों ने
पूरे पदार्थों को ना 5 कैटेगरी में बांटा। भय से इन्होंने कहा भूमि यानी कि अर्थ, ग से कहा गगन, गगन मतलब आकाश, स्काई, आसमान। वैसे कहा वायु, वायु का मतलब हवा हो गया, एयर हो गया। आ से कहा अग्नि, अग्नि यानी कि फायर। और न से कहा नीर यानी कि जल, नीर माने जल, और इंग्लिश में आप इसे कहोगे वाटर। उन्होंने कहा कि दुनिया की आप कोई भी चीज उठाइए, आप दुनिया की कोई भी चीज उठाइए, वो इन 5 चीजों से ही मिलकर बनेगी। हालांकि ये एक बड़ी गहरी बात थी। आजकल साइंटिस्ट देखिए, अगर आप देखें, आप कहोगे कि एक द्रव्यमान कहाँ इससे मिलकर बनता है, भाई अग्नि से मिलकर बनता है। अग्नि क्या है? हीट है। इक्वल्स टू mc² में आइंस्टीन साहब ने यही बात बताई थी कि मास और एनर्जी दोनों एक ही चीज होती हैं, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो पुराने समय में पदार्थों को बताया गया कि ये 5 जो तत्व हैं, इन्हीं सब से मिलकर कोई भी पदार्थ बना हुआ है, कोई भी मैटर बना हुआ है। ठीक है, चलो ये तो एक पुराने समय की समझने वाली बात हो गई। अब छोटा सा और इसके बारे में लिखे। हमने ये तो समझ लिया कि पदार्थ जो है वो स्थान घेरता है। साथ ही आप ये भी याद रखें कि हर एक पदार्थ में वजन और आयतन होता है। पदार्थ के पास एक वजन होगा, पदार्थ में क्या होता है? वजन भी होता है और उसका आयतन भी होता है। वजन व आयतन होता है, यानी कि इट हैव वेट एंड वॉल्यूम। वजन और आयतन आप सभी जानते हैं। अगर ये एक पदार्थ है तो इसका अपना एक वजन है। मान लीजिए इसका वजन हो सकता है 20 ग्राम हो, या न्यूटन में भी आप उसे बदल सकते हैं। इसका आयतन भी कुछ ना कुछ होगा। मान लो ये 4 सेंटीमीटर क्यूब का हो, आयतन को हम सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पदार्थ। अब पदार्थ के उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? अपने आसपास जो चीजें आप देख रहे हैं सब पदार्थ हैं। अगर आप हवा की बात करते हैं, हवा पदार्थ है। जल की बात करते हैं, जल पदार्थ है। अगर आप किसी भी वस्तु की बात करते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। एयर, वाटर और कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। एक बार फटाफट थम्स अप करिए, फटाफट से थम्स अप करिए जल्दी से। अगर आप अभी नोट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाइए, और केवल अगर समझ रहे हैं, बाद में नोट करेंगे, तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, जी मुझे समझ में आ गया है, ताकि हम आगे बढ़ें। अब सवाल आता है कि इस दुनिया में जो पदार्थ हैं, इस दुनिया में जो मैटर है, अब यूं देखो, ऐसा तो है नहीं कि जितनी सारी तमाम चीजें हैं सबको बस हम एक साथ ही पढ़ते चले जाएंगे। हमेशा हम कोशिश करते हैं वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको समझने में आसानी रहे। आपने हर चीज का वर्गीकरण देखा होगा। जैसे भौतिकी में भी हम तरंगों का वर्गीकरण कर रहे थे कि तरंगों के कितने तरीके हैं। तो जब भी हमें वर्गीकरण करना होता है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए कि हम एक आधार बनाते हैं। एक बार दिल बना के भेजिए कि जब भी हम किसी चीज की क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो हम उसका एक आधार बनाते हैं। जैसे आपको याद हो, जब हमने तरंगों को बांटा था तो हमने एक आधार बनाया था कि भाई बताओ चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं है, इस तरह का कोई भी आधार। तो अब हम देखेंगे पदार्थों के प्रकार और उन्हें देखेंगे किस आधार पर। लिखिए, टाइप ऑफ मैटर, यानी पदार्थों के प्रकार। देखिए, जब हम पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे होते हैं तो हम 2 तरीके से वर्गीकरण करते हैं। एक फिजिक्स के हिसाब से करते हैं और एक केमिस्ट्री के हिसाब से करते हैं। अब एक बहुत छोटी सी बात आपको समझनी है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में चीजें कैसे अलग चलती हैं। देखिए, मैंने आपको कई बार पहले भी कहा, फिजिक्स इज फीलिंग। फिजिक्स उन सभी चीजों के बारे में बात करता है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। वो सभी फिजिक्स के अंदर आती हैं चीजें, भौतिकी के अंदर आती हैं। जिन चीजों में परिवर्तन हो रहे हैं बट आपको दिख नहीं रहे हैं, वो सभी चीजें केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जैसे
अगर आप दूध में कुछ भी मिलाकर रख देते हैं, मतलब हमारे गांव की भाषा में उसको जामन कहते हैं, या केमिस्ट्री की भाषा में उसको कुछ भी खट्टापन कहते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मोटा मोटी कह रहा हूँ कि दूध में अगर कुछ भी खट्टा आप मिलाकर रख देते हैं तो वो दही बन जाएगी, लेकिन वो परिवर्तन आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर भौतिकी में आप देखें, किसी भी चीज में जब परिवर्तन होता है तो वो हमें नजर आता है। जैसे अगर एक मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती जलते 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 खत्म हो जाएगी, ये परिवर्तन हमें नजर आएगा। मोमबत्ती का मोम सॉलिड से द्रव में हमारी आंखों के सामने बदलेगा, ये परिवर्तन हमें होता हुआ नजर आएगा। तो जो परिवर्तन हमें होते हुए नजर आते हैं, जो चीजें दिख सकें, जिन्हें हम छू सकें, महसूस कर सकें, उनको हम कह रहे होते हैं भौतिकी में, और जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं उन्हें हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत डाल देते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत डाल देते हैं। ठीक है, तो पदार्थों का वर्गीकरण जो है हम दो तरीके से करते हैं। नंबर एक, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। और दूसरा करते हैं हम बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर हम बंटवारा करेंगे देखकर, छूकर, सुनकर, समझकर, और रासायनिक गुणों के आधार पर हम देख छू नहीं सकते हैं। बस रासायनिक गुणों में तो हम आंतरिक बनावट को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम जब फिजिक्स की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि देखने, छूने, महसूस करने के आधार पर, मतलब इसका आधार क्या है, देखना, छूना, महसूस करना। मैं चलो इतना लिख देता हूं, महसूस करना। ठीक है, और यहां पर देखना, छूना, महसूस करना नहीं है, यहां पर है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, आंतरिक बनावट कैसी है, उसके अणु कैसे व्यवस्थित हैं, परमाणु कैसे व्यवस्थित हैं। तो यहां पर आप कहोगे कि आंतरिक बनावट के आधार पर, आंतरिक बनावट के आधार पर, यानी कि बेस्ड अपॉन इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक बनावट के आधार पर, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर। यहां पर सी, फील एंड टच, बहुत बेसिक भाषा में, बिल्कुल आपके वाली भाषा में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो जब भी आप, यहां पे हमें यह फर्क समझ में आना चाहिए कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया, अगर मैं इसे देख रहा हूं, अगर भौतिकी की आंखों से देख रहा हूं तो मैं इसकी लंबाई को देखूंगा, इसके मटेरियल को देखूंगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, चालक है, कुचालक है, ये देखूंगा। लेकिन अगर मैं इसे केमिस्ट्री की नजरों से देखूंगा तो मैं ये देखूंगा इसके अंदर अणु कितने हैं, परमाणु कितने हैं, इसकी आंतरिक बनावट कैसी है, ये मैं केमिस्ट्री की भाषा में देखूंगा। ये समझाने का मेरा मतलब है। यानी देखो, ये एक पदार्थ है, अब इसको मैं बांटना है तो मान लो हो सकता है केमिस्ट्री के हिसाब से ये किसी दूसरी कैटेगरी में जाए और फिजिक्स के हिसाब से ये दूसरी कैटेगरी में जाए। जैसे आपको याद होगा, जब हमने तरंगों का बंटवारा किया था तो एक इस प्रकार से चलने वाली तरंग अगर चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर थी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी, और अगर केवल चलने का तरीका बताएं तो उसको हमने अनुप्रस्थ कहा था। तो किसी भी मटीरियल को हम केमिस्ट्री के हिसाब से भी बांट सकते हैं, फिजिक्स के हिसाब से भी बांट सकते हैं। फिजिक्स के हिसाब से बांटोगे तो देखकर, छूकर, समझकर बांटोगे, और अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बांटोगे तो आधार देखना, छूना, सुनना, समझना नहीं रखोगे, आधार रखोगे इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, सॉरी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इसकी। तो यह बात समझ में आ गई कि किसी भी एक पदार्थ को दो तरीके से हम बांट सकते हैं, या तो फिजिक्स के हिसाब से बांट दीजिए या केमिस्ट्री के हिसाब से। सीधा सवाल बनता है कि बताइए, सवाल देखिए सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं, ठीक है, बीच बीच में बताता चलूंगा यहां से किस तरीके से सवाल बनेगा। बाकी सीधे आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए सवाल मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा और आपको वहां से सीधा उत्तर हो जाएगा। अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल आएगा पदार्थों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है, तो दो आधार पर किया जा सकता है। या सवाल पूछ लेगा कि रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण में क्या
मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन होगा देखना, दूसरा होगा छूना, तीसरा होगा महसूस करना, चौथा होगा आंतरिक बनावट। तो आप कहोगे आंतरिक बनावट यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर। या पूछ सकता है कि भौतिकी के आधार पर वर्गीकरण में क्या अहम भूमिका निभाता है? उसकी आंतरिक बनावट, अणु परमाणुओं की संरचना, या उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि अणुओं की स्ट्रक्चर, या देखना। तो आप कहोगे देखना भौतिकी के आधार पर है। तो ये अच्छे से आपको समझना रहेगा। क्लियर है? एक बार फटाफट थम्स अप करें। यहां तक के लिए एक बार थम्स अप करिए कि मुझे यह समझ में आ गया पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों के प्रकार क्या होते हैं। फिर हम थोड़ा सा पदार्थ में अंदर की तरफ चलें। अच्छे देखो, बंटवारा जो है यहां नहीं करेंगे कि सॉलिड है, कोई लिक्विड है या गैस है। ये सारी तो अगले चैप्टर में आएंगी ना, इसीलिए मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि आप हल्ला ना काटें। यहां तो हम सबको कंबाइन मान के चलेंगे कि बस मैं पदार्थ के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं अभी केवल मटेरियल के बारे में पढ़ रहा हूं। अब देखिए अगली चीज पढ़ेंगे हम। सवाल उठेगा कि जो पदार्थ है, मान लीजिए ये पदार्थ है, ये मान लो कागज है, ये पदार्थ है एक, है ना। ये कागज जो एक पदार्थ है, ये पदार्थ किससे मिलकर बना है? यानी अगर मैंने कहा चलो ये कागज से मिलकर बना है, अब जो कागज है वो भी किससे मिलकर बना है? जैसे मैं कहता हूं एक मकान है, ये मकान बन गया, तो मकान किसी चीज से तो मिलकर बनता है। ऐसा थोड़ी है कि जब आपका मकान बना होगा तो पूरा का पूरा मकान उठा के लाके रख दिया होगा। भाई मकान ईंटों से मिलकर बना होता है, यानी मकान का बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब छोटी छोटी इकाई क्या हो सकती है? भाई मकान, चलो मैं ऐसे मानूं, मकान किससे मिलकर बना है जी? दीवारों से मिलकर बना है। 4 दीवार हो गई, 5वां फर्श हो गया, 6ठी छत हो गई। लेकिन एक दीवार भी किससे मिलकर बनी है? तो दीवार एक ईंट से मिलकर बनी है। तो मकान की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? ईंट हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ये एक पदार्थ है, मान लो ये कुछ भी है, चाहे कोई पानी है, चाहे कोई गैस है, द्रव है, कुछ भी है, अगर आप इसे पदार्थ कह रहे हैं, अगर आप इसे मैटर कह रहे हैं, तो जैसे एक मकान ईंटों से मिलकर बना होता है, ऐसे ही एक पदार्थ जिनसे मिलकर बनता है उन्हें हम कण कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये जो पदार्थ है, एक काम करते हैं, पदार्थ को तो बाहर रखते हैं। ये एक पदार्थ है, और पदार्थ किन से मिलकर बना है? ये जो छोटे छोटे हैं ना, इनको आप क्या कह रहे होते हो? कण कह रहे होते हो। आप इनको पार्टिकल्स कह रहे होते हो। इनको क्या कहोगे आप? कण कहते हो। यानी एक पदार्थ किन से मिलकर बना होता है? बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। अभी ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ये कहो भैया ये नहीं पता लग पा रहा है कण क्या है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। बस अभी इतना मान लीजिए, आपको नहीं दिखेगा कि कण क्या होता है। अगर आप ये सोचें देखना चाहता हूं मैं कण को, अभी नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा समय। 2-1 क्लासेस में सारी कहानी एक दूसरे से रिलेट होती चली जाएगी। अभी बस तसल्ली के साथ पढ़ते चले जाइए। तो हम कहेंगे कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, और ये हमें आंखों से नहीं दिख सकते हैं, नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिख सकते हैं। इनके लिए माइक्रोस्कोप लाने पड़ते हैं, उसमें भी कुछ कण दिख जाते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं, वो तो बहुत ही छोटे होते हैं। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। ये बात आप लिखेंगे। ये पदार्थ में ही चल रहा है हमारा। आप कहोगे पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। यानी कि मटेरियल इज मेड अप ऑफ particles that are वेरी स्मॉल। जो कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। ऐसे मान लीजिए जैसे एक दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही ये पानी जो है ना,
ये भी बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर बना है। करोड़ों कण मिले होंगे या अरबों कण मिले होंगे तब ये पानी बना होगा। ठीक है, करिए एक बार फटाफट से थम्स अप की। ये वाली लाइन मुझे समझ में आ गई है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा कण के अंदर कि आखिर ये कण क्या बवाल है, आखिर ये जिसको हम पार्टिकल बोल रहे हैं, कण बोल रहे हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। एक बार फटाफट इस थम्स अप करिए इस डेफिनेशन के लिए कि मुझे ये समझ में आ गया कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है और कण जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। चलो, तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी कण, कि हम इन कणों के बारे में ही जान लेते हैं कि पार्टिकल क्या होते हैं, कण क्या होते हैं। देखिए, पहले आया पदार्थ, पदार्थ के नीचे आया कण। अब कण किससे मिलकर बनता है, मतलब कण हम कहते किसे हैं, मिलकर नहीं बना होता। कण हम किसे कहते हैं, तो जिन्हें हम, ये कण जो है ना, ये क्या है, इन्हीं को हम अणु और परमाणु कहते हैं। अब अणु और परमाणु के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आप समझोगे। अभी बस इतना मान लो कि इन्हीं कणों को हम अणु और परमाणु कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अणु और परमाणुओं से मिलकर कण बनते हैं, नहीं। मुझे कहीं अणु और परमाणु दिखेंगे तो क्यूमुलेटिवली, मतलब इकट्ठा, मैं उन्हें क्या बोल दूंगा, भाई तुम कण हो, तुम कौन हो, पार्टिकल हो। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य हैं, एक का नाम है मोहित, एक का नाम है शोभित, एक का नाम है प्रिंस, एक का नाम है अनिरुद्ध। मान लो 4 लोग हैं। तो अगर मैं इनके बारे में अलग अलग बात करूं तो मैं कहूंगा, और भाई मोहित क्या हाल है, शोभित क्या हाल है, प्रिंस क्या हाल है, अनिरुद्ध क्या हाल है। चारों के बारे में अलग अलग बात कर रहा हूं। मतलब मैं अणु के बारे में अगर अलग बात कर रहा हूं, मैं परमाणु के बारे में अगर अलग बात कर रहा हूं, यानी कि एटम या मैं मॉलिक्यूल के बारे में अलग अलग बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो ये एक ही फैमिली के सदस्य हैं, मान लो उसका सरनेम कुछ भी है, मान लो उसका सरनेम मैं क्या कह सकता हूं, जैसे आप सभी का सरनेम है, मान लीजिए एक भाई है गौतम है उनका सरनेम, ठीक। मान लो ये गौतम परिवार के सदस्य हैं चारों, तो मैं कहूंगा और भाई गौतम फैमिली क्या हाल है, ऐसे भी कह सकता हूं मैं। तो जब मैं ये कह रहा हूं ना कि कण, तो कण का मतलब अणु परमाणु उसके अंदर आ गए। अब अगर मैं कण कह रहा हूं तो ये सारे के सारे कवर हो जा रहे हैं। बट अगर मैं इनको नाम से पुकारूंगा, और अणु भैया क्या हाल चाल चल रहे हैं, शादी वादी हुई है नहीं, अगर मैं अलग परमाणु के बारे में बात करूंगा तो अलग बात करूंगा। यानी कणों का मतलब क्या है, पार्टिकल्स का मतलब क्या है, अणु और परमाणु। यहां बेसिकली केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि केवल गौतम परिवार के यही 4 भाई होंगे, हो सकता है उस गांव में गौतम परिवार के और भी भाई हों। तो ऐसा नहीं है कि केवल कण अणु और परमाणुओं को कहा जाता है। हम अणु और परमाणु तक ही पढ़ेंगे, बाकी कण बहुत सारे होते हैं। तो कण का मतलब है वो छोटी चीज जिसे आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, या और भी बहुत सारे गुण होते हैं, उसको हम कण कह सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि कण का मतलब क्या है। तो यहां पर आप समझिए कण क्या होते हैं। कणों के गुण पढ़ना शुरू कर दीजिए, इनके सीधे सीधे गुणों से आपको समझ में आ जाएगा तो कि किस चीज को आप कण कह सकते हो। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि भाई ये अत्यंत सूक्ष्म होने चाहिए। अगर कोई भी अत्यंत सूक्ष्म है, अगर कोई भी कुछ भी चीज वेरी स्मॉल है, कितनी स्मॉल, इतनी स्मॉल कि नंगी आंखों से ना देखी जा सके, उसको मैं कण कहूंगा। क्या मैं इस मोबाइल फोन को कण कह सकता हूं, बोलो यस और नो, जल्दी से बताइए आप। तब तक मैं ये लिख दूं कितनी सूक्ष्म, कि वो नग्न आंखों से ना देखी जा सके, नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती, नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती, यानी कि कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, कि आप उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसको कण आप नहीं कह सकते हो। बहुत अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल अणु और परमाणु ही कण नहीं होते हैं, कण और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बट हमारी पढ़ाई जो है 9th-10th लेवल पे वो अणु और परमाणु तक ही सिमट के रह जाती है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। एक बार थम्स अप करिए, नोट हो गया हो तो फटाफट चलें। फिर मैं आपको बहुत शानदार चीज पे लेकर चल रहा हूं, केमिस्ट्री हाथ से लिखकर ही पढ़ाना। भाई पंकज देखो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो हाथ से लिख के भी पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर थोड़ा सा समय आपको मुझे देना पड़ेगा। ये मत कहने लगना 10-20 दिनों में ही जल्दी करो, भगाओ भगाओ। मैं तो हाथ से लिख के पढ़ा दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है।
अब देखो, एक बहुत अच्छी बात पढ़े कणों के बारे में, दूसरा गुण। देखिए, मान के चलिए मेरे पास एक ये बर्तन है, इस बर्तन में मैंने बॉल डालनी शुरू करी। अब हर एक बॉल को आप एक कण मान लीजिए, बॉल कण नहीं है, बस मान लीजिए, ठीक है। मैंने इस बर्तन में बहुत सारी बॉल भरनी शुरू करी, एक बॉल भर दी, दूसरी बॉल भर दी। भाई बॉल ऐसी तो भरी जाएंगी, एक यहां भर जाएगी, उसके बाद एक यहां भर जाएगी। ये सभी मान लो ये कण हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके एक यहां अटक जाएगी, ऐसे ही मान लो आप बहुत सारी बॉल मैंने यहां भर दी हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इनके बीच में ये सभी कण हैं, हर एक ये एक कण है, पार्टिकल है, क्या इनके बीच में आपको जगह दिख रही है? बोलिए यस और नो। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हाथ से लिख के पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बड़ी बात नहीं है। बताओ, पीडीएफ और हैंड रिटन दोनों का यूज करो, लेकिन समझा के पढ़ाओ। अच्छा, इतना बता दीजिए बस मुझे कि जिस हिसाब से मैं अभी समझा रहा हूं ये सफिशिएंट है, या आप कह रहे हो कि नहीं भैया और कोई दूसरा तरीका अपनाओ, या जिस तरीके से आप लेकर चल रहे हो हमें समझ में आ रहा है। बस एक ये पुष्टि आप जरूर कर दीजिए। थोड़ा सा 2-1 दिन हमें एक दूसरे को समझने में अभी लगेगा। केमिस्ट्री में मैं भी देख लूं कि आप कितना मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, आप भी देख रहे होंगे आप कितना मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, तो दैट्स ओके, ये तरीका ठीक है, ठीक है। तो दूसरी पुष्टि आप ये भी कर रहे हैं कि ये जो कण है इनके बीच में आपको एक गैप नजर आ रहा है, एक स्थान नजर आ रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब दूसरी चीज को समझिए, आप एक घर जाके काम करना कि एक बर्तन में पानी लेना और जितना उसमें पानी भरा हुआ हो ना उसके लेवल को देख लेना, ये लेवल हो गया इसका। फिर इसमें आप 1 चम्मच चीनी डालना, यहां मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी। मेरा आपसे सवाल है, ये मान लो मैंने चीनी डाल दी इसमें 1 चम्मच, ये पूरी भरी हुई चम्मच डाल दी, इसको घुमा दिया, चीनी इसमें मिल गई। मेरा आपसे सवाल है कि इस पानी का स्तर बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? पानी का स्तर अभी ये है, आप बताओ हरीश बाबू, पानी अभी यहां तक भरा हुआ है, मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाली और चीनी को इसमें घोल दिया, तो ये बताइए इसका लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सोच के बताइए भाई थोड़ा सा भी। एक बहुत बेहतरीन सी बात आज आपको यहां से पता लगेगी। अमन भाई ने कह दिया नहीं सेम रहेगा, नहीं बढ़ेगा। खुशी भी कहती हैं थैंक यू गुड़िया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रिंकी, थैंक यू। केमिस्ट्री की बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब बहुत सारे साथी कहते हैं बढ़ेगा और बहुत सारे साथी कहते हैं नहीं बढ़ेगा। ये कोई ऐसी बात है नहीं कि जिसे आप करके ना देख पाए। आज आप घर जाना और करके देख लेना। हाँ, उत्तर रहेगा नहीं बढ़ेगा। अच्छा, क्या मैं कितनी भी चीनी इसमें डालता चला जाऊं? नहीं, एक लिमिट तक चीनी इसमें डालोगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद डालना शुरू करोगे तो बढ़ जाएगा। वो लिमिट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और क्यों नहीं बढ़ेगा शुरुआत में वो भी मैं बताऊंगा। देखिए साहब, जब आप इसमें चीनी डाल रहे होंगे ना, आप इस पानी को ये समझिए कि पानी का हर एक कण जो है, पानी का हर एक पार्टिकल जो है, अभी मैं कण ही बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु, उनके बारे में मैं अगले चैप्टर्स में बात करूंगा। अभी मैं मोटा मोटी, आप चाहे उसको अणु समझिए चाहे परमाणु समझिए, कुछ भी समझिए, अभी मैं कण बोल रहा हूं, तो इन्हें आप पानी के कण समझिएगा। और पानी के कण बिल्कुल वैसे ही होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। ये जो बूंद है ये कण नहीं होती है, मैं कह रहा हूं कण दिखेगा ही नहीं। आप ऐसा मान लीजिए कि कण ऐसे ही रखे हुए होते हैं किसी भी जगह पे, और जैसे यहां बॉलों के बीच में गैप है ना, ऐसे ही उनके बीच में भी गैप होता है, और जो भी चीनी आप डालोगे वो चीनी इसी गैप में चली जाती है। वो चीनी के भी तो कण होंगे जो डाली गई है, वो इसी गैप में भर जाती है। और जब ये गैप भर जाएगा, अगर उसके बाद चीनी डालोगे तब लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो लिमिट क्या है? ये गैप भरना। तो 1 चम्मच में तो कुछ भी नहीं होगा अगर आप बहुत सारा पानी ले रहे हैं। तो यहां पढ़ने की बात यह है कि बहुत सारे कणों के बीच में स्थान होता है, कणों के बीच में खाली जगह होती है, खाली स्थान होता है। देखिए, अगर मैं यहां पानी लूं और इस पानी को अपने हाथ पे डालूं, ये पानी है, अगर मैं इसको अपने हाथ पे ऐसे डाल लूं तो मेरे हाथ पे जो पानी होगा ना, मुझे इसमें कोई गैप नहीं नजर आएगा। अगर मैं किसी से कहूं
कि क्या कोई गैप नजर आ रहा है, तो वो कहेगा नहीं भैया, यहां कोई भी गैप नहीं नजर आ रहा होगा। दिखने में नहीं दिखेगा कि आपको कोई गैप है या नहीं है, लेकिन जिनसे ये मिलकर बना है, कणों से, पार्टिकल्स से, उन सभी के बीच में क्या होता है, गैप होता है, उन सभी के बीच में खाली जगह होती है। ये समझने की बात है। एक्सेप्ट इसलिए नहीं होगी क्योंकि दिखता नहीं है। कहां गैप नजर आ रहा है? तो कोई भी चीज इस दुनिया में कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, सबके बीच में क्या होता है, एक एक गैप होता है। आई बात समझ में? तो पानी को ऐसे देखने में आपको गैप नजर नहीं आएगा, लेकिन वाकई में एक गैप वहां होता है। अब ये बात सभी को समझ में आ गई है कि हाँ, जो कण हैं इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो कणों का दूसरा गुण है कि कणों के बीच खाली जगह होती है। लिखिए, कणों के गुण पढ़ रहे हैं तो अगला गुण आप लिखोगे कि कणों के बीच खाली स्थान होता है, यानी कि देयर इज अ स्पेस, देयर इज अ स्पेस बिटवीन, देयर इज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक, ये एक गुण है। सवाल आएगा कि निम्न में से कौन सा कणों का गुण नहीं है, तो आप कहोगे कणों के बीच में खाली जगह होती है। अच्छा, आगे देखें। एक फिजिक्स में हमने बात पढ़ी थी, अब अच्छा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हम ही पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में मैंने एक बात आपको कही थी जब हीट वाले चैप्टर में, कि जो कण होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं, वो लगातार मोशन की स्टेट में होते हैं। बताया था मैंने, टेम्परेचर बढ़ने पर ये मोशन बढ़ता है, वाइब्रेशन जिन्हें हम कह रहे थे, कंपन कह रहे थे, और टेम्परेचर कम होने पे ये वाइब्रेशंस कम होते हैं। तो यहां भी तीसरा गुण यही लिखोगे कि कण जो होते हैं ना, ये हमेशा कंपन की अवस्था में होते हैं। नंबर 3, कण सदैव कंपन करते हैं, ऐसे लिख दो, कण सदैव कंपन करते हैं, यानी कि पार्टिकल ऑलवेज वाइब्रेट्स, कि कण क्या करते हैं, हमेशा कंपन करते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई किसके बारे में, कणों के बारे में। अब यहां से सवाल क्या आ सकता है, सवाल आपसे सिंपल पूछ लेगा कि बताइए भाई, कणों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, सूक्ष्म होता है, या अत्यंत सूक्ष्म होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए अत्यंत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि आप इनको आंखों से नहीं देख सकते हो। दूसरा पूछेगा, क्या कणों के बीच में स्थान होता है? तो आप कहोगे जी हाँ, कणों के बीच में खाली जगह होती है। देखिए, जब एक मकान बनता है तो ईंटों के बीच में कोई खाली जगह नहीं होती है, क्योंकि ईंटें तो ऐसी बनाई जाती हैं, लेकिन अण जो है ना वो स्फेरिकल होते हैं। अगर समझो वो गोल ईंट होती तो गोल ईंटों के बीच में अपने आप जगह बन जाती। चूंकि वो गोल ईंट नहीं होती है इसलिए जगह नहीं होती है, बट पार्टिकल जो है वो मोस्टली स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं, इसलिए उनके बीच में एक जगह होती है। ठीक है, बाकी तीसरा गुण क्या था? तीसरा गुण था कि कण सदैव क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो भैया जी, आज हमने क्या सीखा, अपने सिलेबस को समझा, उसके बाद हमने सीखा पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बाद हमने सीखा पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बनता है, और कणों के कुछ गुणों का अध्ययन हमने किया। दो चीजें आप समझ लीजिए। अरे कंपन क्या है आदित्य भाई, ये गड़बड़ मत करना यार। देखो, अगर तुम्हें अब वही याद नहीं रहे यार जो फिजिक्स में इतने अच्छे से डिस्कस किया था, और नहीं भी किया, तो कंपन क्या है? ये कोई भी चीज जो अपनी जगह हिलती डुलती है, दैट इज द वाइब्रेशन, दैट इज कंपन। बड़ी सिंपल सी बात है, 1 घंटे का पता नहीं चला। देखिए, ये क्लास आज मेरे लिए बड़ी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप सभी का एक भरोसा मुझ पर फिजिक्स को लेकर है, तो मेरे लिए बड़ी जरूरी है कि उस तरह का भरोसा केमिस्ट्री में भी बना रहे। तो एक तो इस क्लास के नीचे आप सभी को कमेंट करने हैं कि ये क्लास आप सभी को कैसी लगी। मैं बाकी क्लासेस के लिए नहीं पूछूंगा, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन के लिए मैं 1-2 क्लासेस में आपसे पूछूंगा कि कैसा चल रहा है सब कुछ, कहीं कोई ऊपर नीचे चीजें तो नहीं है, या किस चीज में मुझे सुधार करना है। बाकी टेलीग्राम पे भी आप बता सकते हैं। आज चूंकि पहली बार आप सभी ने शायद मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए देखा होगा, तो कैसी ये क्लास आप सभी को लगी, क्या कुछ कमियां हैं जिन्हें मैं सुधार सकता हूं, या सब कुछ ओके ओके चल रहा है? तो वहां पर मैं आप सभी के कमेंट पढ़ लूंगा और थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि जिस तरह से चीजें फिजिक्स में चली वैसे ही चीजें केमिस्ट्री में चल रही हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।